जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का जो मेरा टॉपिक है वो आपको बिहार बोर्ड कक्षा 12th का जो आपको हिंदी है उसके जो गद्य खंड है जिसका पहला लेसन है आपको बातचीत, ठीक है ना, जो कि आपको एक निबंध है जिसके रचयिता बालकृष्ण भट्ट है, ठीक है ना। तो आज हम लोग इसी टॉपिक के बारे में क्या करेंगे कि आपको चर्चा करेंगे और समय समय पर जो है वो आपको हिंदी का जो है आपके जो भी अध्याय सबके वीडियो जो है वो आपको आते रहेंगे। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले हर एक नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंचते रहे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा जो लेसन है वो आपको क्या है, बातचीत, ठीक है ना। तो बातचीत शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लेखक का क्या करते हैं कि आपको परिचय करते हैं। देखिए, तो ये जो बातचीत है वो आपको एक निबंध है। सबसे पहला बात आपको यही याद रखना है कि बातचीत क्या है, तो आपको एक निबंध है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग लेखक का परिचय करेंगे जो कि आपको बालकृष्ण भट्ट जी है। तो देखिए, तो बालकृष्ण भट्ट जी का जो आपको जन्म होता है, ठीक है ना, वो आपको कब होता है, तो 23 जून 1844 को। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि आपके एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस लेखक का या कवि का जन्म कब हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म होता है 23 जून 1844 को और इनकी जो मृत्यु होती है वो आपको 20 जुलाई 1914 को। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए इनका निवास स्थान जो है वो आपको कहाँ था, तो वह था आपको इलाहाबाद, यानी कि अभी इसको हम लोग प्रयागराज के नाम से जानते थे। यहीं पर इनका क्या था कि आपको निवास स्थान था। इनके माता का नाम पार्वती देवी, जबकि पिता का नाम जो है वो आपको बेनी प्रसाद भट्ट है। अब आइए, अब हम इनके शिक्षा के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो प्रारंभ में क्या किए थे कि संस्कृत का अध्ययन किया, मतलब कि शुरू में संस्कृत का अध्ययन किया क्योंकि इनके जीवन पर इनके माता का काफी ज्यादा क्या है कि आपको प्रभाव पड़ा। और इनकी जो माता थी ना वो आपको संस्कृत के जो थी वो आपको क्या थी कि अच्छे ज्ञाता थी, ठीक है ना। इस कारण से बच्चे पर भी इसका क्या हुआ था कि काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा था। उसके बाद 1867 में प्रयाग के जो मिशन स्कूल है उससे एंट्रेंस की परीक्षा किए गए थे कि आपको पास किए थे। कौन था, आपको बालकृष्ण भट्ट जी थे। कभी कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, क्या जानते हैं कि बालकृष्ण भट्ट जी जो है एंट्रांस के एग्जाम जो है वो आपको प्रयाग के मिशन स्कूल से कब पास किए थे, तो आपको 1867 ईस्वी में। इन चीजों का आपको याद रखना है। इनकी वृत्ति की बात करते हैं तो ये आपको 1869 से 1875 तक प्रयाग के ही मिशन स्कूल में क्या किए थे कि आपको अध्यापन किए थे, मतलब कि पढ़ाए थे। यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रयाग के मिशन स्कूल में ये कब तक पढ़ाए थे, तो 1869 से 1875 तक। फिर 1885 में प्रयाग के सीएबी स्कूल में जो है वो आपको संस्कृत के शिक्षक नियुक्त किए गए। इसके अलावा 1888 में प्रयाग की जो कायस्थ पाठशाला है वहां से इंटर कॉलेज में क्या हुए थे कि आपको अध्यापक जो है आपको नियुक्त हुए थे। तो देखिए, तो बालकृष्ण भट्ट जी का जो है आपको परिचय जो है अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। आपके एग्जाम में ये सारे चीजें होते हैं वो आपको पूछे जाते थे। यह हुआ इनका मूल परिचय। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए और इसे आप कॉपी में भी नोट करते चलेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जब तक ले लीजिए। चलिए देखिए, अब है क्योंकि कई सारी रचनाएं हैं, तो रचनाएं में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उपन्यास की। देखिए, सभी उपन्यास आपको नहीं याद रखने हैं, कुछ उपन्यास जो है आपको याद रखना है। और इतने जो उपन्यास है इन सभी उपन्यास को याद रखना जो है आपको थोड़ा सा कठिन है। इसलिए क्या करेंगे आप लोग जानते हैं कि इसमें जो उपन्यास दिए गए हैं या आपको जो नाटक दिए गए, निबंध दिए गए हैं, ठीक है ना, उसको एक दो बार पढ़ते रहिएगा ताकि यह आपको आसानी से याद रखे, मतलब रहेगा, ठीक है ना। तो इनके जो उपन्यास है उसमें आपको रहस्य कथा, गुप्त बैरी, हमारी घड़ी, नूतन ब्रह्मचारी, रसातल यात्रा, सद्भाव का भाव, 100 अजान 100 जान, उचित दक्षिणा, तो यह सब जो है इनके क्या है कि आपको उपन्यास है। और आपके एग्जाम में ज्यादातर ये पूछा जाता है क्या 100 अजान 100 जान जो है किसका उपन्यास है, तो आप कहोगे क्या अत्यंत है बालकृष्ण भट्ट जी का। इसके अलावा नूतन ब्रह्मचारी ये भी आपको कई बार पूछे गए हैं। इसके अलावा सद्भाव का भाव, तो ये सब कुछ ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में क्या है कि अब तक पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं इनके नाटक के बारे में। इन्होंने कई सारे नाटक भी लिखे थे जिसमें आपको पद्मावती, किरातार्जुनीयम, बेनी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती या आपको दमयंती जो स्वयंवर है वो। इसके बाद है शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पति पंचम, मेघनाथ वध। इसके अलावा कट्टर सुम की एक नकल, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है कि कट्टर सुम की एक नकल जो है कौन लिखे थे, तो हम कहेंगे बालकृष्ण भट्ट जी। इसके अलावा बृहनल्ला, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कली। इसके अलावा है दूरदर्शी, ठीक है ना, एक रोगी और एक वैध, रेल का टिकट खेत। इसको थोड़ा सा
आप अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि यह आपके एग्जाम में पूछा गया कि रेल का विकट खेल जो है किसके द्वारा लिखा गया नाटक है, तो क्या कहेंगे, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा, बाल विवाह इत्यादि। तो इस चीज को आपको बढ़िया से याद रखना है और सबको नोट करके आपको क्या करना है कि आपको रेगुलर जो है पढ़ते रहना है। ये चीजें सब आपको याद नहीं होती है, ठीक है ना, पहला बात समझ आइए, ठीक है ना। तो आपको क्या करना होगा कि इसको बढ़िया से जो है आपको देखते रहना है। उसके बाद हम इनके निबंध की बात करते हैं। तो देखिए इनके निबंध में भट्ट निबंधमाला नाम से एक संग्रह 2 खंडों में क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था। 1000 के आसपास के क्या किए थे, क्या आपको निबंध लिखे थे। तो इन चीजों को भी आपको बढ़िया से देख लेना है कि भट्ट निबंधमाला के नाम से एक संग्रह जो है 2 खंडों में प्रकाशित हुआ था। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। उसका प्रहसन में देखते हैं तो जैसा काम वैसा परिणाम, इसके अलावा नई रोशनी का भी, ठीक है ना। उसके बाद है आपको क्या, तो मतलब आचार विडंबना, तो ये सभी जो है आपको किसके द्वारा लिखा गया है, तो कहेंगे बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। और यह आपकी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जैसा काम वैसा परिणाम जो है किसके द्वारा लिखा गया प्रहसन है, तो कहेंगे बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से क्या करना है कि आपको याद रखना है। तो ये सब हो गया इनका परिचय, क्या हो गया, परिचय हो गया। और परिचय से आपके एग्जाम में जो होते हैं काफी ज्यादा प्रश्न जो होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं। चलिए अब चलते हैं आगे। आगे क्या है इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए अब है कि आपको बातचीत जो शीर्षक निबंध है उसका आपको क्या करना है कि आपको हाउ जो है वो आपको स्पष्ट करना है। इसमें थोड़ा सा आपको दिख नहीं होंगे बढ़िया से, लेकिन जब वीडियो को 280 के क्वालिटी में देखिएगा तो आपको सारा चीज जो है वो आपको दिखेंगे, ठीक है ना। यानी कि ये जो बातचीत शीर्षक निबंध है, ठीक है ना, इसका आपको भाव स्पष्ट करना है, यानी कि पूरे कहानी का जो है वो आपको निचोड़ बताना है, ठीक है ना। तो देखिए बातचीत शीर्षक निबंध जो है आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा क्या है कि आपको लिखा गया है। मतलब कि बातचीत एक निबंध है जो कि आपको बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है, जिसमें वाक शक्ति को लेखक ने ईश्वर का वरदान बताया। मतलब कि ये जो हमारी वाक शक्ति है इसको लेखक ने क्या किया है कि आपको ईश्वर का वरदान बताया। मतलब हमारी जो बोलने की जो क्षमता है, ठीक है ना, इसे लेखक ने क्या किया है तो आपको ईश्वर का वरदान बताया। बालकृष्ण जी कहते हैं कि वाक शक्ति अगर मनुष्य में ना होती तो ना जाने इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता है। मतलब कि वाक शक्ति नहीं होता तो ये सारा का सारा संसार जो होता है क्या होता है कि आपको गूंगी होता। वो कहते हैं कि बातचीत में वक्ता को स्पीच की तरह जो है आपको नाच नखरा जाहिर करने का क्या होता है कि मौका जो होता है नहीं दिया जाता है। वो कहते हैं कि जैसे आदमी को जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने खेलने इत्यादि की जरूरत होती है, वैसे ही क्या है कि आपको बातचीत भी क्या है कि आपको अति आवश्यक है। मतलब कि बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि देखिए कि आपको स्पीच में जो होता है वो आपको क्या होता है कि वक्ता को जो होता है अपने नाच नखरे जो होते हैं दिखाने का क्या होता है कि आपको सौभाग्य मिलता है। जैसे क्या, तो लेडीज एंड जेंटलमैन भाइयों और बहनों, ठीक है ना, इस प्रकार से जो होता है क्या होता है कि आपको कहने को मिलता है किसमें, स्पीच में यानी कि भाषण में। लेकिन बातचीत में ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई कहते हैं कि जिस प्रकार से जिंदगी को मजेदार बनाने के लिए क्या होता है कि आपको खाना पीना चलना फिरना घूमना ये सब जरूरत है, वो सही भी बातचीत जो है वो आपको क्या है कि आपको जरूरी है। इससे चित्त जो होता है हल्का और स्वच्छ हो जाता है। मतलब मन जो होता है हमारा क्या होता है कि आपको हल्का हो जाता है, ठीक है ना। मवाद जो हृदय में जमा रहता है वो भाव बनकर क्या हो जाता है कि आपको हो जाता है। मतलब कि बातचीत करने से मन के अंदर में जो द्वेष होते हैं, ठीक है ना, जो भाव होते हैं जो मवाद होते हैं वो क्या हो जाते हैं कि आपको भाव बनकर जो होते हैं वो आपको बाहर निकल जाता है। ऐसा कहते हैं कौन, तो आपको बालकृष्ण भट्ट जी किस संदर्भ में, तो आपको बातचीत के संदर्भ में। देखिए अब क्या है कि बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप में साक्षात्कार होता है। जैसे देखिए कि कोई व्यक्ति बोलेगा उसके बाद ही उसका क्या होता है कि आपको साक्षात्कार जो है वो आपको होता है। लेखक ने बातचीत के प्रकार को क्या है कि भी बताया। मतलब कि ये जो आपको क्या है कि बालकृष्ण भट्ट जी वो उन्हें बातचीत के बारे में बताया कि बातचीत कैसे होती है, बातचीत के क्या प्रकार है, ठीक है ना। तो वे कहते हैं कि असल बातचीत जो है सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, अर्थात जब 2 लोग होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने क्या होता है कि खोल पाते हैं। जैसे देखते होगा कि आप लोग भी जब किसी से बात करते हैं तो जब 2 व्यक्ति होता है तो क्या होता है कि पूरी आत्मीयता से बात होती है। लेकिन जब उसमें कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है तो हम लोग बात को क्या कर देते हैं कि आपको पलट देते हैं। ऐसा कहते हैं कौन, जानते हैं, तो आपको बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं। तो कहते हैं कि असल बातचीत जो है ना वो आपको 2 व्यक्तियों में ही क्या है कि आपको होते हैं, ठीक है ना। ऐसा जो है आपको एडिशन के अनुसार जो है वो आपको कहते हैं कौन, था आपको बालकृष्ण भट्ट जी। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसने कहा था कि असल बातचीत जो है वो आपको सिर्फ 2 व्यक्तियों में होता है, तब क्या कहेंगे कि आपको एडिशन है, ठीक है ना। अर्थात जब 2 लोग क्या होते हैं कि आपको होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोल पाते हैं।
लेखक के अनुसार तीन लोगों के बीच बातचीत अंगूठी में जरी नख जैसी होती है। कहने का मतलब है कि बातचीत जो होते हैं वो आपको टाल मटोल हो जाते हैं जब भी तीन आदमी आते हैं। चार लोग जब आते हैं, चार लोगों के बीच बातचीत केवल जो होता है फॉर्मेलिटी होता है। क्या होता है? फॉर्मेलिटी होता है। असल बातचीत रियली देखिएगा तो आपको दो व्यक्तियों के क्या होते हैं, क्या आपको बीच ही होते हैं। लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर है जिसे हम लोग आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते थे। याद रखिएगा कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो कहेंगे यूरोपीय लोगों में बातचीत करने की क्या है, कि आपको एक शैली है, क्या आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, ठीक है ना। यानी कि इनके प्रसंगों को जब सुनिएगा, क्या कीजिएगा, सुनिएगा, ठीक है ना, तो कान को अत्यंत सुख मिलता है और इसे सहृदय गोष्ठी कहते हैं। क्या कहते हैं? सहृदय गोष्ठी कहते थे। कभी कभी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि यूरोपीय लोगों में जो बातचीत करने की कला है उसे क्या कहते हैं, तो आप कहोगे क्या, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। और उनकी बातों को सुनने के बाद क्या होता है कि ऐसा लगता है कि कान को काफी ज्यादा सुकून मिला, जिसे सहृदय गोष्ठी भी कहते हैं। अंततः बात की स्वर्ग कहते हैं कि हमें अपने अंदर एक ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए, ठीक है ना, जिससे हम अपने आप को बातचीत कर ले। और बातचीत का यही क्या होता है कि आपको उत्तम तरीका होता है। मतलब कि देखिए कि बातचीत करने से क्या होता है कि आपको मनुष्य का जो चित्त होता है, मन होता है, वो आपको हल्का हो जाता है। तो यहाँ से सबसे पहला प्रश्न क्या आएगा कि बातचीत क्या है, तो कहेंगे बातचीत एक आपको निबंध है जिसके निबंधकार जो है आपको बालकृष्ण भट्ट जी है। फिर एक प्रश्न यहाँ से यह आएगा कि आपको बातचीत शीर्षक निबंध में किस चीज पर जोर दिया गया है, तो आपको मनुष्य की जो वाक शक्ति है उस पर क्या किया गया, बोलने की जो क्षमता है उस पर क्या है कि जोर दिया गया है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो यूरोपीय लोगों में बातचीत करने की एक विशेष शैली होती है जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। असल बातचीत कितने लोगों में होते हैं, तो दो लोगों में। और ऐसा कौन कहते हैं, तो देखिए वह आपको एडिसन साहब कहते हैं। देखिए यानी कि एडिसन मानते हैं कि असल बातचीत जो है वो आपको सिर्फ दो व्यक्तियों में होते हैं, ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से क्या करना है कि आपको याद रखना है। तो यह आपको बातचीत शीर्षक निबंध का जो है क्या है कि आपको भाव जो है वो आपको स्पष्ट किया गया। कहने का मतलब हुआ कि जितना आपको मतलब क्या है कि बातचीत शीर्षक निबंध में जो चीजें हैं उसको क्या किया गया, संक्षिप्त में जो है यहाँ पे लिखा गया था। आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा कि बातचीत शीर्षक निबंध को स्पष्ट करें, तो आप इतने चीज बता देते हैं, आपको 5 में 5 नंबर जो होंगे वो आपको जरूर दिए जाएंगे। इस बात का गारंटी है। और आप इससे बढ़िया से कॉपी में नोट करते हैं चलिएगा, ठीक है ना। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम क्या करते हैं कि आपको आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर से संबंधित जो कुछ क्वेश्चन होंगे उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिए अब थोड़ा सा आ जाइए, क्या कह रहा है कि दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न 2024 के लिए जो हिट है, ठीक है ना, किसके लिए 2024 जो बोर्ड एग्जाम के लिए हिट है उसको हमें देखना है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष जो होता है प्रकट नहीं होता। क्या है? नहीं होता। ऐसा आपको बेन जॉनसन कहते हैं। बेन जॉनसन के अनुसार क्या होता है कि बोलने से ही मनुष्य के साक्षात्कार होता है। तो देखिए तो इसी का आपको भाव स्पष्ट करना है। तो क्या कह रहा है कि प्रस्तुत पंक्तियां बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत शीर्षक निबंध से क्या है कि आपको लिया गया या उद्धृत है। लेखक का कहना है कि बोलने पर ही मनुष्य की विद्वता और मूर्खता क्या होती है कि आपको प्रकट होती है। जैसे अगर आप किसी के सामने खड़ा होते हैं तो आपको कैसे लोगों के बारे में पता चलेगा, तो जब वो दो लाइन बोलेगा उसके बाद ही आपको क्या होती है कि आपको पता चलेगा। और ऐसा बेन जॉनसन भी कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप में क्या होता है कि लोगों का साक्षात्कार जो है वो आपको होता है, ठीक है ना। जब मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसके प्रति कोई जो है आपको राय जो है नहीं बनाई जा सकती है। तो इस चीज को आपको बढ़िया से देख लेना है। ये जो प्रश्न पूछे जाएंगे ना ये आपको 2 नंबर में, ठीक है ना, आप इसे बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आएगा कि बताइए कि बोलने से मनुष्य के रूप में साक्षात्कार होता है, ऐसा कौन कहे थे, तो आपको बेन जॉनसन ने कहे थे। तो इस चीज को आपको बढ़िया से देख लेना। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। क्या कह रहा है, हमारी भीतरी मनोवृत्ति, ठीक है ना, एक नया है चैप्टर के बीच में का जो कुछ चीजें है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने योग्य है उसको यहाँ पे लिया गया है। कह रहा है कि हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह पंच मतलब प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसे चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है। क्या है? नहीं है। तो आपको इसी का क्या है कि आपको जो भाव है वो आपको स्पष्ट करना है। ये आपके चैप्टर के बीच की पंक्तियां है, ठीक है ना। तो देखिए क्या कह रहा है कि प्रस्तुत पंक्तियां बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध बातचीत से जो है आपको ली गई। मतलब कि बातचीत क्या है, तो आपको एक निबंध है उसी में से क्या है कि यह पंक्तियां जो है आपको ली गई है, जिसमें लेखक कहता है कि अपने आप से बात कर लेना बातचीत करने का क्या है कि सबसे उत्तम तरीका है। और हम लोग आप लोग भी देखते हुएगा कि अक्सर जो होते हैं बातचीत जो करते हैं खुद से भी कभी कभी क्या करते हैं, क्या आपको करते हैं। और खुद से बातचीत करना एक यह बहुत बड़ी क्या होती है साथियों, क्या आपको शक्ति होती है, ठीक है ना।
जब भी अगर आपको कभी घोर निराशा करे तो स्वयं से बात करने का क्या कीजिए कि आपको प्रयास कीजिए। उम्मीद है कि आप इस प्रकार की चीजों को जब करेंगे तो आप उस निराशा से क्या हो सकते हैं कि आप बाहर निकल सकते हैं। हमारी भीतरी मनोवृत्ति यानी कहने का मतलब कि जो हमारे मन के अंदर की जो चीज है वो नए नए रंग दिखाया करती है। यह प्रपंचात्मक संसार है, ठीक है ना, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत आप देख लोगे, मतलब जैसा चाहोगे आप वैसा कर सकते हो, ठीक है ना। यह दुर्घट बात नहीं है। हम राग द्वेष ईर्ष्या द्वेष इत्यादि भाव से घिरे रहते हैं। किसी से हम मतलब किसी में हम गुण देखना चाहे तो मनोवृत्ति पर क्या होगा कि आपको नियंत्रण रखना होगा। किसी में अगर दोष देखना चाहेंगे तो मनोवृत्ति पर क्या होगा कि आपको नियंत्रण रखना होगा। तो ऐसा लेखक जो है अपने इस पंक्ति के माध्यम से क्या है कि आपको कहते हैं। तो आप इस चीज को बढ़िया से देख लीजिएगा और ये सब जो भी है आपका भाव स्पष्ट करने वाले ये आपको 2 नंबर में जो होंगे वो आपको पूछे जाएंगे और आप इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप इन चीजों को हर हाल में जो है अपने कॉपी में जो है नोट जरूर करिएगा, क्योंकि आपको चैप्टर बाय चैप्टर जो है हिंदी के सारे चीज जो है आपको दिए जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो साथियों आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है बात करने के जो हुनर है उसी को हम लोग आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। और यह कन्वर्सेशन जो है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यह आपको यूरोपीय लोगों में जो है वो आपको ज्यादा है। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए कि यूरोपीय लोगों में बातचीत करने की एक बहुत ही उत्तम शैली होती है जिसे क्या कहा जाता है, एक बहुत ही अच्छी कला होती है जिसे क्या कहा जाता है, तो आप कहोगे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि बातचीत के संबंधों में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है। तो देखिए सबसे पहले समझिए कि बातचीत शीर्षक निबंध जो है आपको बालकृष्ण भट्ट के द्वारा क्या है कि आपको लिखा गया है। तो बेन जॉनसन कहते हैं क्या कि बोलने से मनुष्य के रूप में साक्षात्कार होते हैं और एडिसन कहते हैं कि असल बातचीत जो है वो आपको केवल 2 लोगों में होता है। तो इसी को क्या है कि थोड़ा सा लॉन्ग करके आपको बताना है। तो देखिए क्या करें कि बेन जॉनसन का यह कहना था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप में क्या होता है कि आपको साक्षात्कार होता है। बोलने से ही रूप की क्या होती है कि आपको सुंदरता और क्रूरता का क्या होता है कि आपको पता चलता है। क्योंकि हम देखकर किसी व्यक्ति के बारे में जो है जो मनोवृत्ति बनाते हैं ऐसा मनोवृत्ति हमें नहीं बनाना चाहिए जब तक कि वो व्यक्ति बोले नहीं, ठीक है ना। एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही क्या है कि आपको हो सकती है। जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने क्या करते हैं कि आपको खोलते हैं। जब 3 हुए तो वह 2 की बात कोसों दूर क्या है कि आपको हो जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि असल बातचीत क्या होता है कि सिर्फ 2 व्यक्तियों में होता है, क्योंकि लोग वहां पे आत्मीयता से क्या करते हैं कि आपको बात करते हैं। जैसे ही आपको बातचीत क्या होगा 2 से अधिक लोगों में होता है तो वो बातचीत जो होती है ना आपको टाल मटोल जैसा जो है वो आपको होने लगती है। तो इस बात को आपको बढ़िया से याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए तरह की अगर हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता, मतलब कि बोलने की जो क्षमता होती है हमारे पास नहीं होती तो क्या होती। तो लेखक कह रहे हैं कि अगर बोलने की क्षमता अगर हम लोगों के पास नहीं होती तो ये जो संसार है वो आपको एक गूंगा सा क्या होता है कि आपको प्रतीक होता है। तो चलिए देखिए इसी पंक्ति को हम लोग क्या कहते हैं कि आपको व्याख्या करते हैं। तो देखिए क्या करा है कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान के रूप में ईश्वर ने क्या है कि मनुष्य को दी है, मतलब कि मनुष्य को बहुत सारी चीज जो है वो आपको ईश्वर ने क्या किया है कि आपको वरदान के रूप में दिया है। उसमें से वाक शक्ति भी क्या है कि आपको महत्वपूर्ण है। यदि हमें वाक शक्ति न होती तो हम गूंगे बहरे हो जाते। क्या हो जाते हैं? गूंगे बहरे हो जाते। ये सारा सृष्टि क्या हो जाता है कि गूंगे बहरे हो जाते हैं। सारी सृष्टि पशुओं की तरह क्या होता है कि आपको मौन हो जाती। तब इस गूंगी सृष्टि का क्या होता है, ऐसा कौन कह रहे हैं? तो आपको बालकृष्ण भट्ट जी कह रहे हैं। अब कह रहे हैं कि अवाक होने के क्या के कारण हम अपने सुख दुख किसी से भी क्या है कि कभी नहीं पाते। जैसे कि मान के चलिए कि पशु को देखिए, पशु जो होता है क्या होता है कि वो अपने दुख को जो है या अपने खुशी को जो है वो आपको शेयर नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसमें जो वाक शक्ति है वो मनुष्य की तरह जो है वो आपको नहीं है। तो अगर मनुष्य भी नहीं होता तो मनुष्य भी आपको कैसा होता? पशु के समान होता। ऐसा कहते कौन? आपको बालकृष्ण भट्ट जी। आगे क्या कह रहे हैं कि हम में प्रशंसा आलोचना सुनने कहने की शक्ति का क्या हो जाता है कि आपको अभाव हो जाता है। अगर बातचीत का या वाक शक्ति का जो है अगर हमें ईश्वर ने वरदान नहीं दिया होता तो और यह संपूर्ण संसार जो है वो आपको क्या हो जाती कि आपको गूंगी हो जाती। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। तो ये भी प्रश्न आपको 2 नंबर में पूछे जाएंगे, तो इसको आपको बढ़िया से देख लेना। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या कह रहा है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, मतलब मनुष्य किस प्रकार से बातचीत करे जो आपको बेहतर हो। तो देखिए क्या कह रहा है कि मनुष्य में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है उसका आत्म
वार्तालाप है, ठीक है ना, करने का मतलब खुद से जो है आपको वार्तालाप करना है। लेखक कहते हैं कि मनुष्य अपने अंदर से ऐसी शक्ति विकसित करे जिससे कि वह अपने आप ही बात कर लिया करे। देखिए, और अपने आप से बात करना एक यह पॉजिटिव चीज होता है, क्योंकि दुनिया के बारे में जब आप सोचिएगा, दुनिया के संदर्भ में सोचिएगा, तो खुद से बातचीत कीजिएगा, ठीक है ना, तो सभी लोगों में जो होती है ना ऐसी शक्तियां जो होती है वो आपको नहीं होती है। आत्मवार्तालाप इसलिए जरूरी है कि ताकि क्रोध पर नियंत्रण पाया जा सके, जिससे दूसरों को कष्ट न पहुंचे, ठीक है ना। यानी कि आत्मवार्तालाप अगर कीजिएगा तो क्रोधों पर क्या है कि आपको विजय पाया जा सकता है। इससे क्या होगा कि दूसरे व्यक्ति को कष्ट नहीं पहुंचेगा, क्योंकि हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रति क्षण नए नए रंग जो है दिखाया करती है। कभी हम किसी के प्रति क्रोधित हो जाते हैं, कभी हम उससे क्या कहते हैं काफी प्यार करने लगते हैं, कभी उसके प्रति पॉजिटिव सोचने लगते हैं, कभी उसके प्रति नेगेटिव सोचने लगते हैं। तो यही जो हमारी भीतरी मनोवृत्ति है ना, वो आपको क्षण प्रति क्षण जो होते हैं वो आपको बदलते रहते हैं, वह हमेशा बदलती रहती है। मतलब मनोवृत्ति हमारी ये हो, ठीक है ना। इंसान को चाहिए कि वो अपने जिह्वा पर काबू रखे, मतलब कि जो क्या बोलना है, ठीक है ना, हमें किसके सामने क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कब बोलना है, तो इस पर क्या होना चाहिए कि हमें कंट्रोल होनी चाहिए, मतलब उस पर जो है हमें नियंत्रण रखना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा करने से किसी से न तो कटुता होगी, मतलब द्वेष होगा, और न ही किसी से क्या होगी कि बैर होगी। और यही बातचीत का क्या है कि आपको उत्तम जो है वो आपको तरीका है। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना, और आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जो होंगे वो आपको पूछे जाएंगे, और जब भी पूछे जाएंगे इस प्रकार के क्वेश्चन तो आपको 2 नंबर में जो होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब क्या है कि आप जो बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में पढ़े हैं, ठीक है ना, इस निबंध के बारे में पढ़े हैं, उससे जुड़ा हुआ क्या है कि आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो इन सभी प्रश्नों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। पहला प्रश्न जो है क्या कह रहा है, समझिएगा। कह रहा है कि जैसा काम वैसा परिणाम किसके द्वारा लिखा गया जो है प्रहसन है, या किसके द्वारा रचित प्रहसन है, तो वह है आपको बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ये हो जाएगा। ये सारी चीज आपको क्या है कि आपको बताए हुए हैं, ठीक है ना। उसके बाद मोहन राकेश कहेंगे, इन्होंने सिपाही की क्या है कि माँ नाम का जो है वो आपको शीर्षक जो है वो लिखे हुए हैं। रामधारी सिद्धिनकर, ठीक है ना, इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में भी जाना जाता है, इस चीज को याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण जी, जिन्हें जेपी और हॉल के नाम से भी जाना जाता है। तो इस 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। चलिए 2 में क्या कह रहा है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था। तो देखिए ठीक है, परिचय में बताए थे। तो बालकृष्ण भट्ट जी के पिता का नाम जो था वो आपको बेनी प्रसाद भट्ट था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा कि आपको सही हो जाएगा। चलिए 3 में चलते हैं। क्या है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। तो साथियों दमयंती स्वयंवर जो है वो आपको बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा कि आपको सही हो जाएगा। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से याद रखना है। छंदस शर्मा गुलेरी कहेंगे तो उसने कहा था, ठीक है ना। चलिए उसका भगत सिंह एक लेख और एक पत्र जो है वो आपको क्या किए थे, लिखे थे। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना। आगे देखिए क्या कह रहा है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो देखिए बातचीत जो है वो आपको ललित निबंध है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा कि आपको सही हो जाएगा। अगर ललित निबंध ऑप्शन में नहीं रहे तो आप निबंध मारेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं 5 में। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो साथियों बालकृष्ण भट्ट जो थे ना वो आपको भट्टेंद्र युग के क्या थे कि आपको निबंधकार थे। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से क्या करना है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं 6 नंबर प्रश्न की ओर। और क्या कह रहा है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका जो है क्या है। तो देखिए तो मनुष्य की बातचीत का जो उत्तम तरीका है वो है अवाक होकर अपने से बातचीत करना। यानी क्या है कि मनुष्य की बातचीत करने का जो है वो आपको उत्तम तरीका है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा कि आपको सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो साथियों संवाद में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो आपको आत्मीयता है। क्या है, आत्मीयता। मतलब कि 2 लोगों से जब बातचीत करें तो क्या करें कि आपको दिल की गहराइयों से बात करें, ठीक है ना। उसी को कहते हैं हम लोग आत्मीयता, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 7 का सी जो है सही है। चलिए 8 में, बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो है वो आपको कहाँ मतलब कब हुआ था, यह आपसे पूछा जा रहा है। देखिए तो बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म होता है साथियों 23 जून 1844 को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इनका निवास स्थान पूछेंगे तो हो जाएगा आपको प्रयागराज, जिसको हम लोग इलाहाबाद के नाम से भी जानते हैं। आगे देखिए करा की संयुक्ता स्वयंवर जो रचना है वो किसकी है। तो साथियों संयुक्ता स्वयंवर जो रचना है ना वो आपको किसके एजेंट है, वो आपको श्री निवास दास की, किसकी है, श्री निवास दास की। और इसी पर एक टिप्पणी किए थे कौन, तो आपको बालकृष्ण भट्ट जी। तो इस चीज को भी आपको अच्छे से याद रखना। और ये आपके एग्जाम में कई बार जो है पूछा गया क्वेश्चन है कि संयुक्ता स्वयंवर के जो लेखक है कौन है, या किसकी रचना है, तो श्री निवास दास की। चलिए आगे कह कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है।
देखिए नूतन ब्रह्मचारी, सद्भाव का अभाव, 100,000, एक सुझाव, ठीक है ना, परीक्षा गुरु जी यही आपको नहीं हो जाएगा। बाकी आपको देख रहे हैं नूतन ब्रह्मचारी, सद्भाव का अभाव, 100,000, एक सुझाव, ये सभी जो है आपको किसके द्वारा लिखा गया जानते हैं? तो आपको बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखे गए हैं जो है वो आपको उपन्यास है। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से क्या करना है कि आपको देख लेना है। तो 10 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए 11 में क्या करा है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो देखिए तो बालकृष्ण भट्ट की कौन सी रचना है? रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, रेल का प्राच्य विद्या, ये हो जाएगा रेल का विकट खेल। बोले थे ना कि आपकी एग्जाम में जो है पूछा गया है, ठीक है ना। तो 11 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा, ठीक है ना। और इसको आप लोग बढ़िया से कॉपी पे नोट करते चलिएगा, ठीक है ना, ताकि सारे चीज आपको अच्छे से याद हो जाए। चलिए अब चलते हैं आगे। कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी मासिक पत्रिका निकाला था? तो आपको हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका 1877 में निकाला, क्या किए थे कि आपको शुरू किए थे। और 33 वर्ष तक जो है आपको ये जो हिंदी प्रदीप नामक जो पत्रिका है वो क्या किए थे कि बालकृष्ण भट्ट जी जो है वो आपको निकाले थे। तो इन चीजों को बढ़िया से आपको देख लेना। आगे देखिए क्या कह रहा है, बातचीत किस विधा की रचना है? तो देखिए बातचीत जो है साथियों वो आपको निबंध है। निबंध ऑप्शन में रहेगा तो हम कहेंगे ललित निबंध, ठीक है ना। फिर आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही, आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे। और आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है, इसमें क्या सुधार किया जाए, इस सारे मुद्दों पर आप लोग अपनी राय जो है जरूर देंगे। चलिए आगे चलते हैं। लोकेश पुरुषों ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से क्या है कि आपको एक मतलब क्या है कि बात जो है वो आपको सुनी थी। तो वह आपको क्या है कि आपको फ्राइडे के मुंह से जो उन्होंने क्या किया था कि आपको एक बात जो है वो आपको सुने थे, ठीक है ना। तो 14 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या करा है। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो वो आपको बालकृष्ण भट्ट जी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका साथियों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए बातचीत क्या है, तो एक निबंध है, तो उसके निबंधकार कौन है? तो क्या कहेंगे जानते हैं? तो आपको बालकृष्ण भट्ट जी, जो कि आपको भारतीय उनके क्या है कि आपको मतलब रचनाकार है। आगे देखिए बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी क्या बतलाना चाहते हैं? तो देखिए बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बातचीत की शैली। की असल बातचीत का जो शैली है वो आपको क्या है यही बताना चाह रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में जो है वो आपको रखा है? तो वह रखे है आपको रामचंद्र शुक्ल ने। किसने रखा है? रामचंद्र शुक्ल ने। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से याद रखना है कि भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में जो रखे हैं रामचंद्र शुक्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी इसका क्या हो जाएगा कि आपको सही हो जाएगा। चलिए आगे क्या कह रहा है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो साथियों बालकृष्ण भट्ट का जो निवास स्थान है वो आपको इलाहाबाद यानी उत्तर प्रदेश, और इसी इलाहाबाद को अभी जो है हम लोग प्रयागराज के नाम से क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। चलिए आगे चलते हैं। एक दूसरा पहले इसका सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? साथियों बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का जो थे वो आपको संपादन किए थे। तो इस चीजों को बढ़िया से आपको देख लेना है। तो इसका सही आंसर आपको बी हो जाएगा। देखिए सारा चीज जो है आपके जो पर्चे है उस पर्चे से जो है आपको उठाया गया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किए थे? 1877 में। कितना वर्ष तक निकाले थे? तो इसको भी आपको याद रखना है, 33 वर्ष तक। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या हो जाएगा कि आपको सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो देखिए कह रहा है बेनी संहार, ठीक है ना, पद्मावती, उसका है मेघदूतम, मेघनाथ वध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेघदूतम, क्योंकि मेघदूतम जो है वो आपको कालिदास के द्वारा क्या है कि आपको लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। बाकी मेघनाथ वध जो है इसी के द्वारा क्या किया गया कि आपको लिखा गया, किसके द्वारा? तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा, पद्मावती भी इन्हीं के द्वारा, बेनी संहार भी इन्हीं के द्वारा। तो 21 का सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए 22 में क्या कह रहा है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो देखिए बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित उपन्यास जो है वो आपको क्या है, 100,000 एक सुझाव, मैलांचल कहेंगे तो आपको फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा, उसका गोदान कहेंगे तो मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या है कि आपको सही है। तो देखिए इसके बारे में याद रखिएगा, मैलांचल कौन लिखे? फणीश्वरनाथ रेणु। गोदान कौन लिखे है? आपको यानी कि मुंशी प्रेमचंद, जिसे हम लोग कथा सम्राट के नाम से भी क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। और आप लोगों को कहीं दिक्कत हो रही है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे। चलिए आगे चलते हैं। क्या कह रहा है, नाटक के प्रारंभ में होने वाला मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो साथियों इसको नंदी पाठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
नांदी पाठ। एक तो ये कि नाटक हो चाहे कोई भी आपको कार्यक्रम होते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या होता है कि आपको नांदी पाठ किए जाते हैं, जिसमें आपको ईश्वर की स्तुति जो होती है वो आपको की जाती है। जिसका जो आराध्य देव है या जिसका जो मेथड है उस हिसाब से वो क्या करते हैं कि अपने ईश्वर को क्या करते हैं या अपने गॉड को या अपने अल्लाह को क्या करते हैं कि वह आपको याद करते हैं। तो इसी पाठ को हम लोग कहते हैं नांदी पाठ। तो इस चीज को आपको बढ़िया से याद रखना है। चलिए आगे क्या करा है। रॉबिन्सन क्रूसो तब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था, मतलब रॉबिन्सन क्रूसो तो यह आपको 16 वर्ष तक या मनुष्य का जो है मुख जो था वो आपको नहीं देखा था। तो ऑप्शन नंबर 6 का सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है। बोलने से ही मनुष्य के रूप में क्या होता है कि मनुष्य का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था। तो यह आपको बेन जॉनसन ने कहा था। शुरू में बताया था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का क्या होता है, साक्षात्कार होता है। यह कौन कहा था, तो आपको बेन जॉनसन ने कहा था कि मनुष्य अच्छे हैं या बुरे हैं इसके बारे में आप कब जानकारी पता करेंगे, तो जब वो आपको बोलेगा उसके बाद ही, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, लेकिन उससे पहले सही आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, यह किसका मत है। तो यह आपको एडिसन का मत है। किसका मत है, एडिसन का। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा कि आपको सही हो जाएगा। चलिए 27 में एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है। तो देखिए एडिसन के अनुसार जो है साथियों असल बातचीत जो है वो आपको सिर्फ जो है आपको दो लोगों के बीच जो है वो आपको हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका साथियों क्या है कि आपको सही आंसर है। चलिए अब चलते हैं 28 में। क्या कह रहे हैं। बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है। तो देखिए बातचीत से मन जो होता है वो आपको हल्का और स्वच्छ हो जाता है, क्योंकि जो भी हमारे अंदर आपको मवाद बने रहते हैं, जो आपको दर्द पीड़ा रहती है वो क्या हो जाती है कि आपको बाहर निकल जाती है। तो 28 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए 29 में किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। तो वह है आपको वाक शक्ति, क्योंकि जब मनुष्य में या बोलने की क्षमता नहीं रहती तो यह संसार कैसा होता, तो आपको गूंगी सी होती। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए वाक शक्ति। चलिए आगे। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। तो यह आपको यूरोपीय लोगों में बातचीत करने का एक उत्तम शैली है, जिसे हम लोग कहते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप का संचालन कितने वर्ष तक किया था। तब शुरू में ही बताए थे 33 वर्ष तक इन्होंने हिंदी प्रदीप का क्या कहते हैं कि आपको संचालन किए थे। तो 33 का सही आंसर आपको सी हो जाएगा। और आप लोगों को बार बार पूछा जा रहा है, समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्या कह रहे हैं सुनिए। कह की बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है। तो मवाद और धुआं। कहने का मतलब क्या हुआ कि दिल के अंदर मन के अंदर जो द्वेष हो, कलेश हो, ठीक है ना, ईर्ष्या हो, ठीक है ना, ये सब क्या होता है कि एक साथ घाव के समान जो होता है हमारे अंदर रहता है। तो बातचीत के जरिए ये चीजें क्या होती है कि आपको बाहर निकल जाती है। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो देखिए तो संवाद में जो सबसे महत्वपूर्ण है साथियों वो आपको आत्मीयता है। क्या है, आत्मीयता है। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से क्या करना है कि आपको देख लेना है, क्योंकि असल बातचीत दो लोगों में तभी हो सकता है जब आपको आत्मा से बात हो, आत्मीयता से बात हो, किसी प्रकार का कोई छल कपट नहीं हो। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका वो क्या है कि आपको सही है। चलिए आगे देखिए क्या कर रहा है। ये लास्ट है, ठीक है ना। कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। तो साथियों बालकृष्ण भट्ट जो है ना वो आपको आधुनिक काल के क्या है कि आपको रचनाकार है, यानी कि भारतेंदु युग के। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, ठीक है ना। तो आज हम लोग क्या किए कि अपने हिंदी साहित्य दिगंत के जो कि बिहार बोर्ड का आपको क्या है कि सिलेबस है, ठीक है ना, उसका क्या किया कि जो गद्य खंड का जो पहला लेसन था बातचीत उसको हम लोग क्या किए कि आज कंप्लीट किया है। और आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग जरूर अपना फीडबैक जो है देंगे। और ये जितने चीज बताए गए उसको आप लोग क्या कीजिएगा कि वीडियो को पॉज कर करके क्या करेंगे आप इसे लिख लेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में ये सारे चीज जो है वो आपको छपने वाले हैं। तो चलिए साथियों आज की सेशन को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलेंगे आपसे एक बेहतर क्लास के साथ कल। जब तक के लिए आप सभी साथियों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।